हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एडीओ को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था का एक सीरीज स्टार्ट किया था। इसमें आज की जो हमारी क्लास होगी पंचायतों का आरक्षण तथा कार्यकाल पर होगा। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे, साथ ही साथ उनका डिटेल से एनालिसिस भी करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूची है? ऑप्शन ए 162 धाराएं, 45 अध्याय और एक अनुसूची। ऑप्शन बी 152 धाराएं, 35 अध्याय और दो अनुसूची। ऑप्शन सी 142 धाराएं, 25 अध्याय और 3 अनुसूची। ऑप्शन डी 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूची। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो पंचायती राज अधिनियम में कितनी याद रखेंगे? 132 धाराएं हैं, 15 क्या है अध्याय है और क्या है 4 अनुसूची है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत को कितने विषय सौंपे गए हैं? ऑप्शन ए 24 विषय, ऑप्शन बी 25 विषय, ऑप्शन सी 29 विषय, ऑप्शन डी 32 विषय। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 29 विषय। याद रखेंगे संविधान में जो 11वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत पंचायत को 29 विषय सौंपे गए हैं। 29 विषय पर कार्य करने के दिए गए हैं, तो ये विषय याद रखेंगे कितने? 29 याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए एसटी व एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ऑप्शन बी यदि एसटी व एससी का आरक्षण या जनसंख्या 50% से कम हो तो ओबीसी को 25% आरक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन सी सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब इन सबको समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक गांव है या ग्राम पंचायत है ए है और दूसरा ग्राम पंचायत है जो है बी है। इन दोनों का जो जनसंख्या है, पहला ग्राम पंचायत जो ए ग्राम पंचायत है उसकी जनसंख्या कितनी है? 1000 है। बी का भी जनसंख्या कितनी है? 1000 है। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए जो एक ग्राम पंचायत है उसमें एसटी की संख्या, एसटी की जनसंख्या कितनी है? 400 है। एससी की जनसंख्या कितनी है? 200 है। तो 1000 में से अगर 400 एसटी है तो इसको कितना आरक्षण मिलेगा? तो इसको आरक्षण मिलेगा 40%। एससी को कितना परसेंट आरक्षण मिलेगा? एससी को मिलेगा 20% का आरक्षण। यही बोल रहा है कि एसटी व एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जनसंख्या का अनुपात है, मतलब जितना जनसंख्या रहेगा उतना ही आरक्षण दिया जाएगा। अब देख लीजिए एसटी और एससी को कितना? एसटी को 40%, एससी को कितना? 20%। तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 60%। दोनों को मिला के कितना हो गया? 60%। तो इस कंडीशन में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आरक्षण या जनसंख्या 50% से कम होना चाहिए और ये 50% से क्या हो जा रहा है? अधिक हो जा रहा है। इस कंडीशन में ओबीसी को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लेते हैं कि एसटी की जो जनसंख्या है वो कितना है? 300 है। एससी की जो जनसंख्या है वो कितना है? 100 है। एसटी को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा? 30% आरक्षण दिया जाएगा। एससी को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा? तो 10% आरक्षण दिया जाएगा। दोनों को मिला कितना परसेंट आरक्षण हो गया? तो 40% आरक्षण हो गया। दोनों को मिला कितना? 40% हो गया। जो 40% है 50% से क्या है? कम है। इस स्थिति में जो ओबीसी होगा, ओबीसी को कितना दिया जाएगा? 25% का आरक्षण दिया जाएगा। ग्राम पंचायत जो ए है इसमें आरक्षण ओबीसी को नहीं दिया जाएगा, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ एससी और एसटी का जो आरक्षण है कितना है? 50% से अधिक है। लेकिन ग्राम पंचायत बी, यहाँ भी जनसंख्या 1000 है, बट यहाँ ओबीसी को 25% का आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि एसटी और एससी का जो जनसंख्या है वो 50 जनसंख्या या आरक्षण कितना है? 50% से कम है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों के लिए आरक्षण का प्रावधान में शामिल नहीं है? नहीं है मतलब एक कथन क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन ए एसटी व एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ऑप्शन बी यदि एसटी व एससी का आरक्षण या जनसंख्या 50% से कम हो तो ओबीसी को 25% का आरक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन सी सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण। ऑप्शन डी ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 गलत है। ऑप्शन बी क्या है? गलत है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एसटी व एससी को तो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, ये कथन सही है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में भी यही था। दूसरा ओबीसी, तो याद रखेंगे जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ओबीसी में किसी प्रकार का आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सही है। 33%। अब हम जब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम देखे थे तो उसमें कितना था? 50% था। इसमें कितना है? 33% है। ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये भी सही है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन पेशा अधिनियम 1996 के तहत पंचायतों के लिए आरक्षण के प्रावधान में शामिल नहीं है? नहीं है मतलब एक कथन क्या होगा? गलत होगा, बाकी तीन सही होंगे। ऑप्शन ए एसटी को कम से कम 50% का आरक्षण दिया जाए। ऑप्शन बी एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ऑप्शन सी सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। ऑप्शन डी ओबीसी को 25% का आरक्षण। अब इसमें से क्या सही नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ओबीसी को 25% का आरक्षण। अब समझते हैं। देखिए
जो पेशा अधिनियम है, पेशा अधिनियम 1996 जो आया था, ये क्या था, अनुसूचित क्षेत्र के लिए आया था। किसके लिए आया था, अनुसूचित क्षेत्र, जो जनजाति बहुल क्षेत्र होते हैं उसके लिए आया था। इसमें क्या दिया जाता है, जनजातियों को प्राथमिकता दिया जाता है, जितने भी जनजाति हो उनको विकास के लिए मतलब विशेष प्रावधान किया जाता है, उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है, तो इसके लिए आया था। तो इसमें एसटी को कम से कम 50% आरक्षण देना आवश्यक है। 50% से कम नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे, 50% से कम नहीं हो, किसी भी स्थिति में 50% से कम ना हो। एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, ये भी सही है, एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ये भी सही है। ओबीसी जो है, ओबीसी को क्या है, ओबीसी को 25% आरक्षण नहीं, ओबीसी को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है। छठवां प्रश्न है, पंचायतों के प्रथम सम्मेलन से संबंधित क्या सही है। ऑप्शन ए, परिणाम घोषणा के दूसरे दिन। ऑप्शन बी, परिणाम घोषणा के 7 दिन के भीतर। ऑप्शन सी, परिणाम घोषणा के 15 दिन के भीतर। ऑप्शन डी, परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर। क्या बोले, प्रथम सम्मेलन की बैठक कब आयोजित किया जाता है। प्रथम सम्मेलन की जो बैठक है कब आयोजित किया जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर। तो याद रखेंगे, परिणाम जिस दिन रिजल्ट आता है उसके 30 दिन के भीतर क्या होता है, प्रथम सम्मेलन की बैठक बुलाई जाती है। प्रथम सम्मेलन में आखिर होता क्या है, तो मुख्य रूप से जितने भी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। याद रखेंगे, जितने भी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। कहीं कहीं मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। सातवां प्रश्न है, पंचायतों का कार्यकाल कब से लेकर 5 वर्षों तक होता है। ऑप्शन ए, चुनाव की घोषणा की तिथि से लेकर। ऑप्शन बी, चुनाव के दिन से लेकर। ऑप्शन सी, चुनाव की परिणाम की तिथि से लेकर। ऑप्शन डी, प्रथम सम्मेलन की तिथि से लेकर। तो पंचायतों का कार्यकाल कब से 5 वर्षों तक होता है, कब से लेकर 5 वर्ष तक माना जाता है। 5 वर्ष तो होता है, लेकिन कब से लेकर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम सम्मेलन की तिथि से लेकर। जिस तिथि को प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिस डेट को प्रथम सम्मेलन की बैठक आयोजित किया जाएगा, उस दिन से लेकर 5 वर्षों तक क्या होगा, उसका कार्यकाल होता है। आठवां प्रश्न है, पंचायतों के उपचुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं है बोल रहा है, मतलब कथन क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन ए, उपचुनाव शेष कार्यकाल के लिए होता है। ऑप्शन बी, उपचुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन सी, यदि कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा हो तभी उपचुनाव होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उपचुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ये गलत है, ये कथन गलत है, याद रखें। इसे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कथन गलत है। उपचुनाव जो होता है शेष कार्यकाल के लिए होता है, जितना कार्यकाल बचा होगा उसी के लेना होगा, शेष कार्यकाल के लिए होता है। और ये भी याद रखेंगे, जो उपचुनाव जो होता है 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा हो तभी होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए कोई सरपंच है, मान लीजिए क्या है, सरपंच है, उसका कार्यकाल 4 माह ही बचा है, मतलब अपने उसका जो कार्यकाल सिर्फ 4 माह बचा है। अब उस समय उसकी पद क्या हो गया, रिक्त हो जाता है, पद उस समय क्या हो गया, रिक्त होगा। इस स्थिति में क्या होगा, उपचुनाव नहीं होगा। मतलब उसके लिए याद रखें, कम से कम उसका जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष, 6 माह से अधिक बचा हो तभी उपचुनाव होगा। 6 माह से कम बचा हो तो उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि 6 माह के अंदर ही चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया जाता है। पंचायत में याद रखिए, जब 6 माह कार्यकाल बचा रहता है उसी समय चुनाव की जो प्रक्रिया होता है शुरू कर दिया जाता है। नवा प्रश्न है, एक व्यक्ति किन किन पदों के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकता है। पहला, पंच तथा सरपंच। दूसरा, पंच तथा जनपद पंचायत सदस्य। तीसरा, पंच तथा जिला पंचायत सदस्य। चौथा, सरपंच तथा जनपद पंचायत सदस्य। पांचवा, सरपंच तथा जिला पंचायत सदस्य। छठवां, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य। अब इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1, 2 और 6 सही है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, 2, 3 और 6 सही है। ऑप्शन सी, 1, 4 और 6 सही है। ऑप्शन डी, इनमें से सही। इसका सही उत्तर क्या होता है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य है। याद रखेंगे, पंच दो, एक व्यक्ति जो 2 पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, मतलब पद क्या, पंच है, वो पंच सरपंच के लिए भी लड़ सकता है, जो पंच में लड़ रहा है वो सरपंच के लिए भी लड़ सकता है। पंच के साथ साथ वो जनपद पंचायत सदस्य के लिए भी लड़ सकता है। पंच के साथ साथ वो क्या, जिला पंचायत सदस्य के लिए भी लड़ सकता है। इधर सरपंच, सरपंच जो जनपद पंचायत सदस्य के लिए भी लड़ सकता है, सरपंच जिला पंचायत सदस्य के लिए भी लड़ सकता है, और जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, एक ही व्यक्ति दोनों पद के लिए लड़ सकता है। लेकिन याद रखेंगे, एक व्यक्ति पंच के 2 स्थानों से, जैसे कि मान लीजिए पंच है, एक ही ग्राम पंचायत है, एक ही ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति पंच के लिए 2 स्थानों से नहीं लड़ सकता है। याद रखेंगे, 2 स्थान से नहीं लड़ सकता है, 2 पदों के लिए लड़ सकता है, लेकिन 2 स्थान से नहीं लड़ सकता है। याद रखेंगे। 10वां प्रश्न है, पंचायतों के प्रतिनिधि के लिए क्या योग्यता निर्धारित किया गया है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। चौथा, मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। तो क्या क्या योग्यता निर्धारित किया गया है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, सही बात है, ये योग्यता है। दूसरा, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह भी योग्यता निर्धारित किया गया है। 35 वर्ष की आयु, गलत, क्या 35 वर्ष नहीं, कितना है, 21 वर्ष है। मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, यह भी सही है। तो 3 योग्यता याद रखेंगे, वह भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,
तीसरा, मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 हो जाएगा। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।